हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजयलोन स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की साइंस। क्लास 11th में हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो अपने लास्ट लेक्चर्स में बच्चों हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बात की थी, जहां पर हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे अच्छे से। ठीक है, जैसे लिमिटिंग रिएजेंट्स, स्टोइकियोमेट्री, इसके अलावा कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलैरिटी, मोलालिटी, सारे जितने हमारे लॉज हैं, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, तो ये सभी लॉज, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस हमने किया था अपने लास्ट चैप्टर में। लास्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था, काफी सारे क्वेश्चंस भी हमने उससे किए थे, है ना, मोलारिटी के, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, मॉलिक्यूलर मास, मोल कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, उसके भी काफी सारे क्वेश्चंस किए थे, स्टोइकियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट के भी। तो ये चैप्टर वो हवाला हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा है सेकंड चैप्टर जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो जो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस चीज से डील करने वाले हैं, तो इस चैप्टर में सिंपल सिंपल जो बेसिक चीजें हैं, पहले हम बेसिक चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि एटम है क्या, एटम क्या है, किससे मिलकर के बना है ना, एटम किसी ना किसी चीज से तो मिलकर के बना होगा, वो क्या है, एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो क्या है, एटम की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने की, है ना, क्या क्या पॉइंट्स है हमारे पास एटम की डिस्कवरी को लेकर के। ठीक है, अलग अलग एटम, कौन कौन से अलग अलग एटॉमिक मॉडल्स आए, उन्होंने क्या काम किया। अच्छा, इतने सारे मॉडल आए क्यों, है ना, हम जानते हैं क्लास 9th में हमने थोड़ा पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कि अलग अलग एटॉमिक मॉडल्स हैं। सबसे पहले आया थॉमसन एटॉमिक मॉडल, फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, फिर बोर्स एटॉमिक मॉडल, जो कि काफी हद तक सही था, काफी समय तक चला था। लेकिन फिर अब हमारे पास आया नया मॉडल जिसको हम स्टडी करते हैं, तो उस नए मॉडल और बोर मॉडल को ही हमें यहाँ पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि रदरफोर्ड तक तो हम पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस क्लासेस में। लेकिन बच्चों हम यहाँ पर सारे ही मॉडल, थॉमसन मॉडल भी, रदरफोर्ड मॉडल भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो हमें यहाँ पर चैप्टर के बारे में पढ़नी है। फिर और चीजें भी हैं, ठीक है, नेचर, पार्टिकल नेचर, पार्टिकल के ड्यूअल नेचर के बारे में, ठीक है, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, इनके बारे में बात करनी है। और भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, बहुत सारे टॉपिक हैं जो हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है, लेकिन ये बाद में, फिलहाल हम बेसिक चीजों से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो एक एटम क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि एटम क्या है, तो आप क्या कहेंगे, एटम क्या है। एटम होती है बच्चों एक स्मॉलेस्ट यूनिट, किसकी, किसी भी मैटर की। अब वो मैटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एटम। जैसे हम बात करते हैं, मान लो ये क्या है, एक बिल्डिंग है, तरीके से, ठीक है, ऐसे कुछ, ये क्या है, एक बिल्डिंग है। अब ये बिल्डिंग बनी हुई किससे है, ऐसे एक ईंट आई होगी, फिर दूसरी ईंट, फिर ईंटों से मिल करके क्या बनी है, ये एक बिल्डिंग तैयार हुई है। ठीक है, तो इस बिल्डिंग की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, ये ब्रिक है, ये जो ब्रिक है ये इसकी बेसिक यूनिट है। वैसे ही किसी भी मैटर की बेसिक यूनिट क्या है, एटम है। जैसे हम बात करते हैं हमारी, जब हम बायो में क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी में पढ़ते हैं, है ना, कि सेल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। सेल से मिलकर के टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलकर के ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनेल्स बनते हैं। ठीक है, वैसे ही ब्रिक से मिलकर के क्या बनती है, बहुत दीवारें बनती हैं, और दीवारों से मिलकर के घर या कोई बिल्डिंग बनती है। वैसे ही एटम से मिलकर के मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल से मिलकर के क्या बनता है, पूरा मैटर बनता है। चलो, इतना तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया है। अब मैटर के बारे में थोड़ा बात करते हैं। अब मैटर
किससे मिलकर के बना है? मेड ऑफ एटम। किससे मिलकर के बना है? एटम से मिलकर के बना है। अब वो कोई भी मैटर है, ठीक है, आपके आसपास आप देखो, ये कोई भी मैटर है, या ये पेन ही क्यों नहीं, ये भी किससे मिलकर के बना है? छोटे छोटे एटम से मिलकर के बना है, ठीक है। अब एटम आया कहाँ से? ये आया एक ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड क्या है? ग्रीक वर्ड है एटोमियो। ग्रीक वर्ड एटोमियो से एटम आया, तो हमने क्या कहा? इसे एटम कहा। और एटोमियो का मतलब होता है इनडिविजिबल, जिसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो वैसे ही एटम भी क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और एटम भी क्या है? डिविजिबल है। उस समय तक हमें यही पता था, है ना। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में भी हमने पढ़ा था कि एटम्स क्या है? इनडिविजिबल है, उन्हें आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। हालांकि ये क्या है? ये पॉइंट जो है वो गलत हो गया था, क्योंकि बाद में हमें पता चला कि एटम्स को आगे क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। उसके और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। जैसे मैटर बना है एटम से, वैसे ही एटम बना है सब एटॉमिक पार्टिकल से। वो क्या है? वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। चलिए, तो चलिए, तो जैसे कि हमने कहा कि कोई भी मैटर मिलकर के बना है एटम से। एटम आया ग्रीक वर्ड एटोमियो से, इसका मतलब है इनडिविजिबल। क्या मतलब है? इनडिविजिबल। तो एटम भी क्या है? इनडिविजिबल थे, पहले तक हमें ये पता था, लेकिन अब हमें पता है एटम क्या है? इनडिविजिबल नहीं है। क्लास 9th में ही पता चल गया था, है ना, कि एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। फिर जॉन डाल्टन, उन्होंने दी उनकी एटॉमिक थ्योरी, न्यूट्रल एटम, जहां पर हमें पता चला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये केवल अपनी क्या करता है? केवल फॉर्म को चेंज करता है। कुछ चीजें थी जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जैसे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज व्हाइल रबिंग ग्लास बाय सिल्क। तो आप क्या करते हैं जब ग्लास को सिल्क से रब करते हैं, या आप ड्राई हेयर्स पर कॉम्ब लगाते हैं और पेपर के पार्टिकल्स को क्या करते हैं? उससे अट्रैक्ट करते हैं, तो वहां पर आप देखते हो कि चार्ज क्या होता है? जनरेट होता है। तो इस बात को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, चार्ज जनरेशन को, जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हो, ठीक है। चलिए, इसे आप एक बार नोट कीजिए। तो ये जो चार्ज, तो बच्चों ये जो चार्ज जनरेशन है, ये हमने बचपन में पढ़ा है ना। जैसे हम क्या करते थे, इस तरीके से हमने क्या कर लिया है? ये छोटे छोटे पेपर के पीसेस ले लिए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? किसी भी कॉम्ब को या किसी भी चीजों को, स्टिक हो या ये पेन है, इसे क्या कर लेंगे? ड्राई हेयर पर इस तरीके से क्या कर लेंगे? कॉम्ब कर लेंगे, या ब्रश कर लेंगे, या रब कर लेंगे। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे? इसे इन पार्टिकल्स के ऊपर लेकर के जाएंगे, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये अपने आप क्या हो रहा है? इस पर चिपक रहे हैं, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा किस वजह से हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है कि इस पर क्या हो गया है? चार्ज जनरेट हो गया है। जैसे आप फिर से देखें इसे, अपने आप आ रहे हैं ना इसकी तरफ, ठीक है। तो किस वजह से? चार्ज जनरेशन की वजह से, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर कुछ की पोस्टुलेट्स है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के, उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते, थोड़ा समझ लेते हैं। वैसे तो हमने पहले पढ़ ली है ना डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं। चलिए, आपको ये पॉइंट जरूर नोट करने हैं। मैटर इज एटोमिस्टिक। मैटर कैसा है? एटोमिस्टिक है, यानी कि ऑल मैटर इज कंपोज ऑफ टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। यानी कि जितना भी मैटर है वो सभी के सभी टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स से बने हुए हैं, और उन इनडिविजिबल पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है? एटम्स कहा जाता है। तो बेसिकली यहां पर कहने का मतलब है कि कोई भी मैटर वो बना हुआ है टाइनी पार्टिकल से मिलकर के। वो टाइनी पार्टिकल क्या है? एटम, यानी कि सारे मैटर बने हुए हैं एटम से मिलके। अगला है इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी, यानी कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड। एटम को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, और डिवाइड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, ना ही इन्हें आगे विभाजित किया जा सकता है। समझ रहे हैं? 3 पॉइंट यहां पर है कि मैटर को, सॉरी, एटम्स को ना तो हम क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं, ना ही इनको नष्ट कर सकते हैं, और ना ही इन्हें विभाजित कर सकते हैं। ये उनका कहना था, ठीक है, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान।
identity within elements, identity within elements. All atoms of a specific element are identical in mass, size and chemical properties. यानी कि किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट के जो सारे एटम होंगे, जैसे हम कहें कि हाइड्रोजन, जैसे हाँ कुछ भी कहते हैं, जैसे हम कहें ऑक्सीजन के, ठीक है, नाइट्रोजन के, किसी के भी सारे जो एटम होंगे वो सारे ही कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। नाइट्रोजन के जितने एटम होंगे वो क्या होंगे, सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे। ऑक्सीजन के जितने एटम होंगे वो सारे के सारे भी क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। कैसे, मास भी उनका सेम होगा, साइज भी और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सभी क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। तो सेम एलिमेंट के एटम जो है वो हमेशा क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। डिफरेंसेस बिटवीन एलिमेंट, लेकिन अलग अलग एलिमेंट के एटम जो है वो अलग ही होंगे। जैसे हमने कहा कि ऑक्सीजन के सारे एटम क्या होंगे, सेम होंगे। सेम यानी कि उनके सेम मास होगा, सेम साइज होगा, सेम केमिकल प्रॉपर्टी। वैसे ही नाइट्रोजन के भी सारे एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे, उनके भी सबके सेम मास, सेम साइज, सेम केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन ऑक्सीजन के और नाइट्रोजन के दोनों के जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग होंगे। दोनों के ऐसे नहीं होगा कि ऑक्सीजन के पार्टिकल्स का जो मास, शेप, साइज, केमिकल प्रॉपर्टी है वो नाइट्रोजन के पार्टिकल्स का भी होगा, ऐसा नहीं होगा। तो डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है, उनका डिफरेंट मास होगा और डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है। तो ये बताने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ ये एटॉमिक थ्योरी में है तो इसके सारे पॉइंट हमने लिखे हैं, तो इसीलिए ये भी पॉइंट है, ठीक है। कंपाउंड फॉर्मेशन, कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन सिंपल होल नंबर रेशियो। और एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि कंपाउंड कब बनते हैं, कंपाउंड तब बनते हैं जब एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट यानी कि अलग अलग एलिमेंट के कंपाउंड, अलग अलग एलिमेंट के एटम जो है जब वो कंबाइन करते हैं, कैसे, सिंपल होल नंबर रेशियो में, तभी क्या होते हैं, कंपाउंड बनते हैं। केमिकल रिएक्शन की बात करें, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली द रीअरेंजमेंट, सेपरेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, नॉट देयर डिस्ट्रक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, केवल रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है, एटम्स का। केवल एटम गए तो रीअरेंजमेंट होगा, या तो सेपरेशन होगा, या तो कॉम्बिनेशन होगा। या तो वो क्या होंगे, रीअरेंज होंगे, या तो वो सेपरेट होंगे, या तो वो कंबाइन होंगे, ठीक है। डिस्ट्रक्शन नहीं होगा उनका, डिस्ट्रक्ट नहीं होंगे, नष्ट नहीं किए जा सकते, डिस्ट्रक्शन हम नहीं कर पाएंगे। और ना ही क्या कर सकते हैं हम, ना ही हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, डिवाइड भी नहीं कर सकते। या तो एटम्स को क्या कर लेंगे, रीअरेंज कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे या कंबाइन कर लेंगे, लेकिन डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। और ना ही उनको, स्पेसिफिक एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग पोस्टुलेट्स की बात कर रहे हैं हम फिलहाल, ठीक है। तो चलिए पोस्टुलेट्स आप नोट कर लीजिए, फिर लिमिटेशंस देखते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। चलिए लिमिटेशंस और एंड मॉडर्न एडजस्टमेंट की बात करते हैं। वाइल groundbreaking, some aspect of Dalton's theory was later modified due to scientific advancement। तो scientific advancement के चलते उनकी जो थ्योरी है उस पर कुछ क्या किया गया, मॉडिफिकेशंस किए गए, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे कि एटम्स आर नॉट एक्चुअली इनडिविजिबल, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जैसे कि उन्होंने कहा भी था कि ये इनडिविजिबल है, ठीक है। हाँ इनडिविजिबल तो है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वही एटम है ना, जो कुछ बना है वो एटम से बना है, ठीक है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि वो इंडिविजिबल तो नहीं है, एक्चुअली इंडिविजिबल नहीं है, वो जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं वो बने हुए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। चलिए यानी कि इनके भी क्या है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इस पे यहाँ पे हेडिंग आपको दिख रही होगी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। नेक्स्ट, आइसोटोप्स, atoms of the same element can have different mass due to a varying number of neutrons। अब जैसे देखो उन्होंने अपने पोस्टुलेट में क्या कहा था कि सेम एलिमेंट के जो एटम होंगे, जैसे मान लो कार्बन है, ठीक है, कार्बन के जो एटम होंगे उनका जो क्या होगा, सेम एलिमेंट के जो एटम है उनका मास, साइज
और केमिकल प्रॉपर्टीज सब क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन यहां पर हमें पता चलता है आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स का मतलब है ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या है, सेम है, यानी कि एटम तो वो एक ही एलिमेंट के हैं, लेकिन उनका मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे हम क्लोरीन की बात करते हैं, जैसे एक हमारे पास क्लोरीन क्या है 35 और एक क्लोरीन क्या है 37। ठीक है, तो क्लोरीन की अगर हम बात करें बच्चों, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, अब एक इसका मास नंबर है 35, इसका है 37। वैसे हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, एक कार्बन 12 है, एक कार्बन 14 है। तो अलग अलग क्या है, ये आइसोटोप्स है। ठीक है, इसका मतलब इनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है ये एक ही एलिमेंट के एटम है। ठीक है, लेकिन एक ही एलिमेंट के एटम है, फिर भी इनका क्या है, मास नंबर डिफरेंट है। मास नंबर डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इसमें डिफरेंट क्यों होगा मास नंबर आइसोटोप्स का, न्यूट्रॉन्स की वजह से होगा या प्रोटॉन्स की वजह से होगा। देखो बच्चों, प्रोटॉन्स की वजह से कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि इनका एटॉमिक नंबर सेम है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम ही होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। इलेक्ट्रॉन तो डिपेंड करते हैं ना स्पीसीज, चार्ज है अनचार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन के बराबर ही होते हैं एक न्यूट्रल स्पीशी में। ठीक है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि उनके मास नंबर डिफरेंट है, तो टोटली किस पर डिपेंड कर रहा है, उनके न्यूट्रॉन्स पर। क्योंकि देखो मास बनाता कौन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर के। अब प्रोटॉन तो क्या है, सेम रहेंगे सब में, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर का मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है, लेकिन जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है वो कौन है, न्यूट्रॉन्स। तो ये जो डिफरेंट मास होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में चेंज होने की वजह से। जैसे हमने कहा कि एक कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर है 12 और इसका एटॉमिक नंबर है 14, सॉरी इसका एटॉमिक नंबर है 6, इसका भी 6 है। ठीक है, लेकिन इसका मास नंबर है 12, इसका मास नंबर क्या है 14, यानी कि यहाँ पर 6 न्यूट्रॉन होंगे और 6 प्रोटॉन होंगे, इसीलिए 12। यहाँ पर भी प्रोटॉन तो 6 ही होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, कितने होंगे प्रोटॉन, 8 होंगे, सॉरी न्यूट्रॉन। ठीक है, समझ में आया यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में अगर आप देखो तो प्रोटॉन तो सेम है लेकिन न्यूट्रॉन क्या है, डिफरेंट है। क्लियर है, चल तो ये बात हो गई आइसोटोप्स की। तो आइसोटोप्स के बारे में भी वो नहीं बता पाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि सेम एलिमेंट, एक एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे सबका मास सेम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, आइसोटोप वाली कंडीशन जब आती है तो मास डिफरेंट होते हैं। फिर बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। एटम्स कैन बी ब्रोकन डाउन और ट्रांसफॉर्म्ड ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन, कॉन्ट्राडिक्टिंग द आइडिया दैट दे कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो उनका एक ये वाला पॉइंट क्या था, आर नॉट देयर डिस्ट्रक्शन, यानी कि उन्हें डिस्ट्रॉय, उनका डिस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता, उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ये पॉस्टुलेट देखे हमने कि उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस में एटम्स को ब्रोक डाउन किया जा सकता है और ट्रांसफॉर्म भी किया जा सकता है किसी न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान। जो क्या कॉन्ट्रडिक्ट करती है, उन्होंने जो ये आइडिया दिया था या उन्होंने जो पोस्टुलेट दिया था कि उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता एटम्स को, वो यहाँ पर क्या होता है, वो भी एक लिमिटेशन यहाँ पर बन जाती है। तो Dalton's theory successfully explained the law of chemical combination, including the law of conservation of mass and the law of definite proportion. It provided a solid foundation of modern chemistry. ठीक है, हालांकि ये क्या करती है, एक मॉडर्न केमिस्ट्री के लिए सॉलिड फाउंडेशन ये प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर बच्चों हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स, लिमिटेशन सब कुछ पढ़ लिया है, जिससे अब हमें ये समझ में आ गया है कि उन्होंने जो पोस्टुलेट्स दिए थे वो गलत कौन कौन से मतलब पोस्टुलेट्स थे जो क्या हो गए, जहां पर मॉडिफिकेशन की जरूरत थी। इतना हमें समझ में आ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो डाल्टन्स assumption that atoms are indivisible is wrong। अब ये तो
गलत हो गया ना उनका एजम्पशन। तो ये था कि एटम क्या है, इंडिविजिबल है, लेकिन ये रॉन्ग हो गया। एटम को डिवाइड एक्चुअल में किया जा सकता है। उसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। एक है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, एक है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिनको हम प्रोटॉन्स कहते हैं, और एक है ऐसे पार्टिकल जो ना नेगेटिवली चार्ज है ना पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि न्यूट्रल है, तो उन्हें क्या कहेंगे, न्यूट्रॉन कहेंगे। ठीक, चलो तो कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है इनकी डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। तो ध्यान देना है बच्चों आपको, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूट्रॉन होते हैं जिनका चार्ज है 0। ठीक है, तो ये आप एक जगह नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। देखो अभी तक हमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमने समझ ली कि क्या था वहां पर, कि एटम इंडिविजिबल है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, लेकिन वो सारे हमने देख लिए लिमिटेशन। उन्होंने आइसोटोप्स को, आइसोटोप्स के बारे में बात नहीं की। उन्होंने कहा कि सेम एलिमेंट के जो एटम है उनका मास भी सेम होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो हमने आइसोटोप्स के रूप में हम देखते हैं उनका सेम एटम के, सेम एलिमेंट के एटम तो हैं, लेकिन मास क्या है, डिफरेंट। ठीक है, चलो तो अब बात करते हैं ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जो हमने अभी देखे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी डिस्कवरी कैसे हुई। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे, फिर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। चलिए तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं। अब उससे जानने से पहले आपको 2 चीजें समझनी है कि जो सेम चार्जेस होते हैं या हम कहें लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, जैसे आप मैग्नेट आपने देखा होगा, तो मैग्नेट को क्या करो आप, जब नॉर्थ और साउथ दोनों पोल्स डिफरेंट होते हैं तो आप जाओ तो दोनों मैग्नेट क्या होते हैं, चिपकने लगते हैं। अगर आप दोनों नॉर्थ पोल या दोनों साउथ पोल को क्या करो, एक साथ लाना चाहो, उन्हें क्या करना चाहो, चिपकाना चाहो, तो वो नहीं चिपकते हैं। ठीक है, किस वजह से, क्योंकि वो क्या है, वहां से सेम है। तो वैसे ही चार्ज के साथ भी अगर सेम चार्ज है, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो वो हमेशा क्या करेगा, रिपेल करेगा, या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है वो भी क्या करेगा, रिपल्शन क्रिएट करेगा। रिपल्शन का मतलब है कि जैसे 2 सेम चार्जेस है, जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, जब हम इन दोनों को बहुत पास लाना चाहेंगे और बहुत फोर्सफुली भी अगर हम पास लाते हैं, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे से टच नहीं करेंगे, ये क्या होंगे, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, रिपेल करेंगे। वहीं अगर हमने क्या लिए है, 2 अपोजिट चार्ज लिए, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्शन शो करते हैं। ठीक है, चलिए तो यह है लाइक चार्जेस, यानी कि एक जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव। अच्छा, इसकी जगह हम नेगेटिव नेगेटिव का एग्जांपल भी ले सकते हैं, है ना, 2 लाइक चार्जेस जैसे कि नेगेटिव नेगेटिव, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्शन शो करेंगे। ठीक है, रिपेल करना यानी कि इस तरीके से पास नहीं आएंगे, कभी भी चिपकेंगे नहीं, हमेशा एक दूसरे से दूर रहेंगे। ठीक है, तो ये होता है रिपल्शन। वहीं अगर हम देखें जो क्या है, अनलाइक चार्जेस है, अनलाइक यानी कि दोनों डिफरेंट चार्जेस हैं, तो वो क्या होते हैं, हमेशा अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, चलिए अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पर पढ़नी है। फिलहाल हम क्या करते हैं, इस कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब से समझते हैं या यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले हम यहाँ पर सेटअप देख लेते हैं। तो सेटअप किस तरीके से, इस तरीके से, यहाँ पर क्या है, वैक्यूम पंप, यहाँ से क्या है, जितनी भी यहाँ पर एयर है वो सारी एयर क्या निकाल दी गई है, बाहर निकाल दी गई है। यहाँ पर लगा दिए गए हैं 2 इलेक्ट्रोड्स, एक एनोड है और एक कैथोड। एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, इधर से लगा लेंगे, और जो कैथोड जो कि नेगेटिवली चार्ज है, इधर से लगा देंगे। अच्छा, कहीं से भी लगा सकते, कहीं से भी कैथोड लगा लो, कहीं से भी एनोड लगा सकते। ठीक, और इस तरीके से इसे अटैच कर दिया गया है एक बैटरी से। अच्छा, ये जो ट्यूब है बच्चों के अंदर ये इलेक्ट्रोड है, इसे क्या कहा जा रहा है, ये है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, ये हम कहें डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक, चलो तो इधर है कैथोड जो कि होता है नेगेटिवली चार्ज, और इधर है एनोड जो कि होता है पॉजिटिवली चार्ज। ये क्या है, वैक्यूम पंप। ठीक, और ये तो बैटरी है। अच्छा, अब क्या हुआ, जैसे ही हमने इसे कनेक्ट किया, हमने क्या देखा कि यहां से कुछ ना कुछ ये जो रेज है ये क्या कर रही हैं, आगे की तरफ को ट्रेवल कर रही हैं। ठीक है, हमने क्या देखा, यहां से जैसे हमने इसको कनेक्ट किया, ऑन किया, तो यहां से हमने क्या देखा
ये जो रेज है ये आगे की तरफ क्या कर रही हैं, जा रही हैं, लेकिन ऐसे तो हमें दिखेगा नहीं है। तो हमने क्या किया, इस एनोड को क्या कर दिया, परफोरेटेड कर दिया। परफोरेटेड का मतलब है इस पर क्या कर दिया, ऐसे छोटे छोटे पोर्स बना दिए, छेद कर दिए। अब ये एनोड कैसा हो गया है, परफोरेटेड हो गया है। और क्योंकि अब पार्टिकल जाएंगे तो छेद से जाएंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज है कि इसके पीछे लगा दी गई एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन। फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या होती है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन बच्चों, जब भी इस पर कोई पार्टिकल टकराएगा तो ये स्क्रीन क्या करेगी, ग्लो करेगी। अब देखो, अब अभी तक भी यहां से क्या जा रहे थे, पार्टिकल्स जा रहे थे, लेकिन हमें पता ही नहीं चल रहा था, है ना, जा करके सीधा एनोड पर जा रहे थे, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा था। हाँ, अब ये पार्टिकल्स इन ये जो परफोरेटेड एनोड है, इस परफोरेटेड एनोड के थ्रू कहां पर जाएंगे, फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर जाएंगे। अब फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर जैसे ही टकराएंगे वैसे स्क्रीन क्या करेगी, ग्लो करेगी, तो हमें पता चल जाएगा कि पार्टिकल आ रहा है, ठीक है, या रेज आ रही है, ठीक है। फिलहाल हम मुझे रे के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा बच्चों कि यहाँ से जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर जा रहे हैं और यहाँ पीछे टकरा रहे हैं। अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये यहाँ से यहाँ को जा रहे हैं, यानी कि कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं। तो हमें ये समझ में आ गया, एनोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है और कैथोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। यानी कि ये नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहे हैं। तो मतलब हुआ है ना, ये कहां से जा रहे हैं, यहाँ से नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहे हैं। यानी कि ये जो रेज हैं इसमें जो पार्टिकल्स हैं, अब आप बताइए जो पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज हैं या पॉजिटिवली चार्ज हैं। अभी हमने पढ़ा था ना, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, क्या करते हैं, रिपेल, यानी कि दूर भागते हैं। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्शन शो करते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए ये पार्टिकल कौन से हैं जो नेगेटिव से निकल करके पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, अब पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव से दूर नहीं भाग रहे हैं, दूर तो नेगेटिव से भाग रहे हैं, यहाँ से ही निकल रहे हैं। खैर, तो समझने के लिए ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ से दूर भाग रहे हैं नेगेटिव से, लेकिन जा पॉजिटिव के पास रहे हैं। तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं इनका चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिवली चार्ज है, इसीलिए पॉजिटिव पर क्या कर रहे हैं, अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, ठीक। तो बाद में हमें ये पता चल ही जाता है कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। पहले इन्हें कैथोड रे पार्टिकल कहा जाता था, ठीक है, उस समय। फिर इनका नाम जो है दिया गया ये जो थॉमसन द्वारा, ठीक है, क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन, ठीक। चलिए, तो ऐसे ही हुई इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की डिस्कवरी, कहां पर, ये कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब में। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले, देखो थोड़ा बहुत तो समझ में आया एक्सपेरिमेंट। चलिए, तो पॉइंट डिस्कस करते हैं। द फ्लो ऑफ अ stream of particles from cathode to anode was further checked by using perforated anode and coating the tube behind anode with phosphorescent material zinc sulfide। तो जो हमने बात की ना कि फ्लोरोसेंट कोटिंग लगा दी गई, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी गई है, तो वो स्क्रीन जो थी वो किसकी थी, जिंक सल्फाइड की थी, ठीक है। तो यही सेम, तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन कब पता चला, कब हम इसको आइडेंटिफाई कर पाए, तब जब हमने एनोड को कर दिया परफोरेटेड, ठीक है, और लगा दी यहाँ पर एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन। अगला, when these rays passing through anode strike the zinc sulfide coating, bright spot is developed on the coating। तो जब ये यहाँ से कैथोड से निकले, एनोड से, परफोरेटेड एनोड से फ्लोरोसेंट स्क्रीन की तरफ गए, तो जब वो स्क्रीन से टकराए तो वहां पर क्या हो गया, एक ब्राइट स्पॉट डेवलप हो गया। The rays themselves are not visible, but their behavior can be observed with the help of certain kind of materials which glow when they hit by them। यानी कि ये रेज ऐसे तो दिखाई नहीं देती, लेकिन इसे हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन की मदद से। तो ये स्क्रीन जो हमने लगाई है, जिंक सल्फाइड की जो कोटिंग थी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से हम क्या कर पाए, इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व कर पाए, ठीक। क्योंकि जब ये यहां से आए, तो जब ये यहाँ पर टकराए, स्क्रीन पर टकराए, तो क्या करते हैं, ग्लो करते हैं।
अब यहाँ पर एक एग्जांपल है, ये इसका एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन भी है बच्चों। टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स आर कैथोड रे ट्यूब एंड टेलीविजन पिक्चर रिजल्ट ड्यू टू फ्लोरोसेंट स्क्रीन। तो टीवी पर जो हम, अब तो हमारे पास फ्लैट टीवी होते हैं, लेकिन पहले इस तरीके से ऐसे बॉक्स वाले टीवी होते थे बच्चों, यहाँ पर ऐसे बटन होते थे। तो इसके अंदर क्या होता था, इसके अंदर भी इस तरीके से ही क्या होता था, इस तरीके से ही क्या होते थे, ये कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब होती थी इस तरीके की, और यहाँ पर लगी हुई होती थी, यहाँ से पार्टिकल्स आते थे, यानी कि यहाँ से ये जो स्क्रीन है, यहाँ पर क्या होती है, एक तरह से फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती थी। तो जब यहाँ से ये आएगा तो यहाँ पर हमें क्या दिखेगा, पिक्चर्स दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ ऐसे ही टेलीविजन भी वर्क करता था। ठीक है, द टेलीविजन स्क्रीन कोटेड विथ सर्टेन, देखो टेलीविजन की जो स्क्रीन है उस पर क्या है, फ्लोरोसेंट या कोई फॉस्फोरेसेंट मटेरियल है। ठीक है, जिस वजह से टेलीविजन पर हमें पिक्चर्स दिखाई देती है। ठीक है, चलिए, तो फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या है, सीज टू ग्लो नियरली इमीडिएटली व्हेन द रेडिएशन सोर्सेज स्टॉप, अनलाइक फॉस्फोरेसेंट मटेरियल विच कंटिन्यू टू एमिट लाइट फॉर सम टाइम आफ्टर। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है, फ्लोरोसेंट या फॉस्फोरेसेंट? देखो दोनों मटेरियल को हम यूज कर सकते हैं, फ्लोरोसेंट भी और फॉस्फोरेसेंट भी। दोनों में डिफरेंस क्या है, फ्लोरोसेंट मटेरियल उसी समय स्टॉप हो जाएगा जैसे हम रेडिएशन स्टॉप करेंगे, जबकि जो फॉस्फोरेसेंट मटेरियल है वो क्या होगा, कंटिन्यू ग्लो करता रहेगा। अगर हमने एक बार स्टॉप भी कर दिया रेडिएशन तो वो थोड़ा देर के लिए कंटिन्यू ग्लो करता रहेगा। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हमने यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक एप्लीकेशन भी पढ़ लिया है। ठीक है, इतना आप नोट कीजिए। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।